नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र वाजपेयी जनमत के इस संस्करण में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि कल मैंने आपसे कहा था कि 5 राज्यों के चुनाव के जो एग्जिट पोल्स आज शाम को आएंगे उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। अभी बड़े पैमाने पर टीवी चैनल्स में और विभिन्न सर्वेक्षण एजेंसियों के जो एग्जिट पोल उजागर हुए हैं उनमें जो 5 राज्यों का संकेत आया है उसमें एक बात जो है वो निर्विवाद रूप से कही जा सकती है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में आने जा रही है। हालांकि सीटों को लेकर के मतभेद हो सकता है विभिन्न सर्वेक्षण में, किंतु ये बात है कि वो सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं अपितु सत्ता पाने के करीब भी पहुंच चुकी है और कुछ चैनल्स ने तो उसे दिल्ली जैसे बहुमत के भी आसार बताए हैं। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता लौटने की उम्मीद भी एग्जिट पोल्स में बताई गई है। उत्तराखंड बहुत क्लोज फाइट में फंसा हुआ है। हालांकि उसमें विश्लेषक ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये देकर के वहां सरकार अपनी बना ली जाएगी, किंतु उसकी विजय पर प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं और कांग्रेस ने बहुत तगड़ी टक्कर वहां भारतीय जनता पार्टी को दी है। इसी तरह गोवा जो है एक बार फिर त्रिशंकु के चक्रव्यूह में फंसने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों बहुमत से दूर हैं। कुछ 40 सदस्यों की विधानसभा है, दोनों 15 से कम ही है, 1-2 सीटों का अंतर है। और जैसा कि लोग कह रहे हैं कि यदि कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ वहां 21 सीटें लेकर के नहीं आई तो भारतीय जनता पार्टी पिछले बार का खेल खेल जाएगी और किसी तरह से सरकार बना लेगी, यद्यपि संभावनाएं पूरी तरह खुली हुई है। अब बात करें उत्तर प्रदेश की, जिसमें पूरे देश ही नहीं अपितु भारत की राजनीति में रुचि रखने वाले दुनिया भर के देशों की रुचि की वहाँ पे की रुचि है उत्तर प्रदेश में, और उसका कारण भी बहुत स्पष्ट है। जैसा कि पूर्व में भी मैं कह चुका हूँ और भी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि 2024 की लोकसभा चुनाव की जो एक तरह से पीठिका है वो उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में रखी जाएगी। कल मैंने अपने वक्तव्य में आपसे कहा था इस चुनाव में 2 प्रमुख ताकतें टकरा रही हैं और दोनों का जो संक्षिप्तीकरण है वो MY था। एक मुस्लिम यादव जिसका नेतृत्व अखिलेश यादव कर रहे थे और दूसरा मोदी योगी जो भारतीय जनता पार्टी का अपना गठबंधन था। आज एक हैदराबाद की एक एजेंसी को यदि हम छोड़ दें तो बाकी सारी की सारी सर्वेक्षण एजेंसियों ने इस बात के संकेत दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में लौट रही है। यद्यपि जिन पत्रकारों ने, विशेष करके जो YouTube चैनल चलाने वाले पत्रकार हैं और उनमें से अधिकांश जो है वो चुनाव की रिपोर्टिंग के दौरान हमें ये बताते रहे कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ज़बरदस्त लहर है, किंतु जैसा कि मैंने पिछले कई संस्करणों में आपसे कहा था कि वहाँ जो मतदान का प्रतिशत गिर रहा है, ये मतदान का प्रतिशत गिरने का एक सामान्य संकेत होता है चुनावी विश्लेषण में, वो ये होता है कि मतदाता उदासीन है, अर्थात वो परिवर्तन करने की इच्छा नहीं रखता। किंतु जैसा कि हमें सत्ता विरोधी जो लोग थे वो जिस मुखरता के साथ अपनी बात रख रहे थे, तो हर किसी के मन में एक परसेप्शन ये बन गया था कि वहाँ इस बार परिवर्तन की लहर चल रही है। और जो मुद्दे थे महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे, उनमें स्पष्ट रूप से जो असंतोष दिख रहा था। और कल एक बात और सामने आई जो मुझे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एक व्यक्ति ने लखनऊ से बताई कि कोरोना के कारण से बीते 2 वर्ष में वहाँ विधायक निधि के काम भी नहीं हो पाए और सांसद निधि चूंकि PM केयर फंड में ट्रांसफर करी गई थी केंद्र सरकार द्वारा, तो वो जो 2 साल का गैप हुआ जनप्रतिनिधियों और जनता के बीच में, उसको लेकर के बड़ा रोष था। कोरोना भी ये कारण था और बेरोजगारी और महंगाई तो जैसा मैंने कहा ये हमारे यहाँ की एक शाश्वत समस्याएं हैं जो देश की आज़ादी के बाद निरंतर बनी हुई हैं। किंतु इसके बाद जैसे कि संकेत हमें मिले हैं एग्जिट पोल में, यदि भारतीय जनता पार्टी वहाँ स्पष्ट बहुमत लेके आती है, काम चलाऊ बहुमत, जैसे हम 225-30 सीटों का कहें या फिर 250 सीटों का कहें, या फिर जैसा कि एक चैनल ने कहा कि वो 300 भी पार कर सकती है 2017 की तरह, इनमें से कोई भी सर्वेक्षण यदि सही होता है, हालांकि एग्जिट पोल के जो पुराने इतिहास रहे हैं उनमें कई बार वो सिरे से गलत साबित हुए हैं, और निश्चित रूप से एक सर्वेक्षण का जो तरीका होता है सैंपलिंग का वो गलत होता है। उसमें वैज्ञानिकता तो है, इसमें 2 राय नहीं है। जो सर्वेक्षण एजेंसियां करती हैं उन्हें भी अपनी विश्वसनीयता की चिंता होती है, क्योंकि चुनाव सर्वेक्षण करने वाली एजेंसियां केवल चुनाव का ही सर्वेक्षण नहीं करती, अपितु वो एक मार्केटिंग सर्वे भी करती हैं जो चुनाव सर्वेक्षणों के कारण
जो उनकी विश्वसनीयता बनती है उसका उन्हें फायदा उनके व्यवसाय में भी होता है। किंतु जनता का मूड जानना बहुत कठिन कार्य है और इसीलिए कई बार तो देश की सबसे प्रतिष्ठित जो सर्वेक्षण एजेंसियां हैं उनके एग्जिट पोल इतनी बुरी तरह से विफल साबित हुए हैं कि उन्हें बाद में टीवी चैनल्स पे आके सार्वजनिक रूप से माफ़ी तक मांगनी पड़ी। किंतु हम पूरी तरह से ये भी नहीं कह सकते कि वो ये जो तरीका है मतदाताओं का मूड जानने का ये पूरी तरह गलत है, ऐसा नहीं है। किंतु भारत का जो समाज है और भारत का जो मतदाता है उसके बीच में इतनी विषमताएं हैं और राजनीतिक दृष्टि से वो इतना जातिगत उसमें बंधा हुआ है कि उसके मन से उसकी मन की बात निकालना बहुत कठिन होता है। किंतु यदि 1 दर्जन सर्वेक्षण में 10 या 11 ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ स्पष्ट बहुमत लेकर के आ रही है और समाजवादी पार्टी पूरी कोशिशों के बावजूद भी एक मजबूत विपक्षी दल के रूप में तो आ रही है कि जो सत्ता पाने से बहुत दूर है। अब यदि इनमें कोई बहुत बड़ा उलटफेर हो जाए तो वह निश्चित रूप से फिर एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर और उनकी सार्थकता पर एक प्रश्न चिन्ह लगेगा। किंतु अभी 10 मार्च तक जब तक परिणाम नहीं आते तब तक हम इसी अवधारणा को लेकर के चलेंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार वापस आ रही है। और यदि ऐसा होता है तो ये पिछले 3 दशक में ये पहला वाकया होगा जब उत्तर प्रदेश में कोई सरकार 5 साल बाद वापस आ रही है, वो भी इतने विरोधाभास और इतने कड़े संघर्ष के बावजूद। अब इसका जो श्रेय है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाए या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को दिया जाए, योगी आदित्यनाथ को, ये एक अलग विषय है। किंतु एक बात इससे निकल करके आ रही है, जो लोग अभी तक भारतीय जनता पार्टी की आलोचना कर रहे थे उनमें से कई विश्लेषकों को और पत्रकारों को मैंने आज ये कहते सुना कि भारतीय जनता पार्टी ने जो गरीबों को राशन देने की जो योजना बनाई, राशन और उसके साथ योगी का सुशासन का से अभिप्राय ये है कि जो कानून व्यवस्था की स्थिति योगी आदित्यनाथ ने सुधारी और विशेष रूप से महिलाओं को जो सुरक्षा मिली, तो ऐसा लगता है कि जो मतदाता मुखर होकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार का विरोध कर रहा था, जो परिवर्तन चिल्ला रहा था, वो अपने आक्रोश को तो वोट में बदल ले गया, लेकिन वो अपने आक्रोश के समर्थन में वोट नहीं बटोर सका और यही कारण था कि मतदान का प्रतिशत कम हुआ। तो इससे ये सिद्ध होता है कि योगी सरकार से नाराज मतदाता भी अंत में, जैसा मैंने कल कहा था कि आखिरी ये मुद्दे भी थक जाते हैं और नेता भी थक जाते हैं, तो वो जो मतदाताओं का समूह था जो सरकार के समर्थन में बोलने से बचता रहा, कि जब वो मतदान करने गया तो उसके मन में एक बहुत पक्का इरादा था कि हमें ये सरकार वापस लानी। क्यों लानी है? जैसा कि मैंने कहा था, शहरी क्षेत्रों में महिलाओं का बहुत बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इसलिए गया कि उन्हें लगा कि कानून व्यवस्था की स्थिति जो योगी आदित्यनाथ ने ठीक की है उससे उनके मन में एक सुरक्षा का भाव आया। अन्यथा उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों में भी देर रात तो क्या, शाम के बाद, सूरज ढलने के बाद लड़कियों का, महिलाओं का घर से निकलना जो है वो काफ़ी खतरे से भरा होता था। और यही नहीं, वहाँ एक अपराध जो है, अपराध की संस्कृति धीरे धीरे पनप चुकी थी। और ये कहने में तो कोई बुराई नहीं है, योगी आदित्यनाथ के विरोधी भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त काम किया। और दूसरी बात यह है कि इसके पहले, जैसा कि लोगों ने कहा, कि कानून व्यवस्था की स्थिति मायावती के शासनकाल में भी बहुत अच्छी रही, किंतु और सरकार चलाने के ढंग में जो नवाचार का प्रयोग था वो अखिलेश यादव ने भी 2012 से 17 के बीच में किया। किंतु इन दोनों सरकारों के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जो कुनबेवाद के आरोप लगे, व्यक्तिवाद के आरोप लगे, उसकी वजह से यह हुआ कि ये स्पष्ट बहुमत के बाद भी, कुछ अच्छे काम करने के बावजूद भी, एक अच्छा वोट बैंक होने के बाद भी ये सत्ता से उखाड़ फेंके गए। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ के शासन में उनके ऊपर भी जातिवाद के आरोप आखिरी में लगे। जब कुछ लोगों के एनकाउंटर हुए तो कहा कि ये ब्राह्मण विरोधी हैं, क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, इन दोनों ठाकुरों को बहुत सपोर्ट किया। किंतु योगी आदित्यनाथ का शासन भ्रष्टाचार से परे रहा, उनके ऊपर व्यक्तिगत रूप से कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। और संयोगवश उनके सारे मंत्री भी जो हैं इस सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप चूंकि नहीं लग सके, तो फिर हम ये मान करके चलते हैं कि सुशासन वाली जो बात है वो कहीं ना कहीं मतदाताओं के मन में बैठ गई। और दूसरी एक बात और, जो ये बात शुरू से हुई कि जाट मुसलमानों का गठबंधन, यादव मुसलमानों का गठबंधन, और कुछ नेता जो छोटी पिछड़ी जातियों के छोड़ करके समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े, तो उनका एक नई सोशल इंजीनियरिंग भारतीय जनता पार्टी की तरह अखिलेश यादव जी ने
जो जनरेट की है उसका लाभ उन्हें मिलेगा और ये भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध उनका ट्रम्प कार्ड होगा। किंतु यदि ये एग्जिट पोल सही निकलते हैं तो फिर मुझे ये लगता है कि वो ध्रुवीकरण का जो प्रचार किया कि जाट मुसलमान, यादव मुसलमान और मुस्लिम मतदाताओं ने जिस तरह से खुल करके टीवी चैनल्स पर, यूट्यूब इंटरव्यूज़ में ये कहा कि नहीं हम तो अखिलेश यादव को वोट करेंगे। क्यों करेंगे? बस हमें तो परिवर्तन करना, हम उनको वोट करेंगे और ये योगी आदित्यनाथ की सरकार को किसी भी तरह से हटाना है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ध्रुवीकरण के जो आरोप लग रहे थे हिंदुत्व को प्रमोट करने के, उसने वो खुलकर के उतना भले न किया हो, अंदर अंदर करती रही हो, लेकिन ये जो बात आई सामने, इसने कहीं ना कहीं मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, जो कि उससे कुछ दिन पहले तक नाराज रहा करते थे, उन्हें उसकी तरफ मोड़ दिया। ये इस चुनाव का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था और मतदाताओं ने बहुत खामोशी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा लाने के लिए मतदान किया। शहरी मतदाता बोल रहा था, ग्रामीण में भी कुछ महिलाओं ने ये बात खुल करके कही कि हम योगी मोदी को वोट देंगे क्योंकि वो हमें अन्न दे रहे हैं, उन्होंने हमें बिजली दी है। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात थी उत्तर प्रदेश में बिजली। उत्तर प्रदेश में मैं भी जाता रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों का उत्तर प्रदेश में आना जाना होता होगा। आज से कुछ वर्ष पूर्व तक उत्तर प्रदेश में बिजली जाने की जो समस्या थी वो इतनी विकट थी कि लोग ये पूछते थे कि बिजली आती कब है। इस समस्या को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत प्रभावशाली ढंग से सुलझाया। और दूसरी बात जो थी, जो विकास का जो जाल केंद्र सरकार के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में, वैसे तो पूरे देश में आज सड़कों का, राजमार्गों का काम चल रहा है और जिसे भारतीय जनता पार्टी के घोर विरोधी भी स्वीकार करते हैं कि ये देश के लिए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव हो रहा है, जिससे हमारे देश में एक विकास की जो गति है वो बढ़ी है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहाँ की सबसे बड़ा राज्य, सबसे घनी आबादी वाला राज्य, वहाँ रोड जो हमारा नेटवर्क था वो बहुत ही पुअर था। लेकिन बिजली, सड़क, इन दोनों चीज़ों के क्षेत्र में जो योगी सरकार ने काम किया, महिलाओं को जो सुरक्षा दी और सबसे बड़ी बात जो लोगों को अन्न वितरण चलता रहा और जो डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम्स थी, तो एक बात तय हो गई है, यदि शासन कितनी भी ईमानदारी, कितनी भी अच्छी योजनाएं लेकर के आए, लेकिन यदि शासन में शीर्ष स्तर पर या कामकाजी जो उसका ढांचा है उसमें ईमानदारी नहीं रहेगी तो फिर वो अच्छे काम करने के बाद भी पराजित हो जाता है। क्योंकि हमारे देश में गरीबों की कल्याण की योजनाएं तो सभी सरकारें करती हैं, किंतु जो शासक जिसकी छवि अच्छी होती है, जो प्रामाणिक होता है, इसका एक उदाहरण उड़ीसा के हमारे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं, जो तमाम राजनीतिक तामझाम से दूर रहते हैं, एक क्षेत्रीय दल चलाते हैं, राष्ट्रीय राजनीति में उनकी ज़्यादा रुचि नहीं है, ज़्यादा बयानबाजी नहीं करते, ढकोसलेबाजी से दूर रहते हैं, शो ऑफ नहीं करते, किंतु लगातार 5वीं बार वो उड़ीसा जैसे राज्य के मुख्यमंत्री यदि बने हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ी उनकी भ्रष्टाचार मुक्त जो सरकार है वो है। तो मोदी, अगर ये योगी सरकार जीतती है तो जो मोदी योगी जो फैक्टर है वो तो काम करेगा ही, किंतु सबसे बड़ी बात यह है कि सुशासन इसने उत्तर प्रदेश में कमाल करके दिखाया है। और यदि ये एग्जिट पोल सही निकलते हैं तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी को तो क्रेडिट है ही, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के सांसद भी हैं, देश के प्रधानमंत्री भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से समझिए कि वो सारथी हैं। किंतु योगी आदित्यनाथ जी की भी प्रशंसा करनी होगी। अब हम सब 10 तारीख तक का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।